तो अपनी बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं और नवीन कुलकर्णी को जोड़ते हैं अपनी बातचीत में, CIO एक्सिस सिक्योरिटीज़। नवीन तो ब्रॉडर मार्केट्स पे बहुत नज़र रखते हैं। नवीन, आज हम आपसे एक बातचीत शुरू करें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से। सुबह हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी और मैंने उसको ट्वीट किया था क्योंकि उस खबर में मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट टाइम जब नेटफ्लिक्स की एनुअल रिपोर्ट आई थी ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा अचरज हुआ था जब नेटफ्लिक्स ने कहा था कि हमारा कंपेरेटर जो है ना, आपकी नींद है, हम चाहते हैं आप सोएं कम और नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखें। उसी तरीके से आज मर्सिडीज़ के एक टॉप ऑफिशियल ने अपने कमेंट्री में ये कहा कि साहब विंडो शॉपिंग तो बहुत हो रही है, बहुत सारे लोग आते हैं शोरूम में, गाड़ियाँ देख के जाते हैं, इंक्वायरी करके जाते हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो SIPs की तरफ ज़्यादा लॉयल हैं। और उन्होंने जिस भी संदर्भ में ये बात कही, ये बात तो फैक्ट है कि आज हम जो ऑल टाइम हाई पे आए हैं, ये $50 बिलियन की FII सेलिंग के बाद आए हैं, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर जाग उठाए। बिल्कुल। नवीन, आप तो छोटे स्टॉक्स और ब्रॉडर मार्केट्स बहुत ट्रैक करते हैं और अपने क्लाइंट से बातचीत करते हैं। इस बार सस्टेनेबल लग रहा है ये मूव जो रिटेल इन्वेस्टर वापस आया? देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जब हम बात करें तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि पैंडेमिक के बाद से जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो काफी स्ट्रांग रहा है। एंड अगर आप देखेंगे कि जब मार्केट बहुत वीक था तो उस समय भी मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश किया था। एंड उसमें भी एक टाइम पे ऐसा था कि रिलायंस में बहुत ज्यादा तेजी से मतलब इन्वेस्ट किया गया था जब स्टॉक काफी गिर चुका था। तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अगर जब देखते हैं तो इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। और जब भी मतलब मार्केट चैलेंजिंग होता है तो हमने देखा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ऐसा नहीं कि रिटेल पार्टिसिपेशन गिरता है। हाल ही ये हुआ है कि लास्ट एक साल में रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है इन दी इक्विटी मार्केट्स, लेकिन SIP के थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ये जो ट्रेंड है SIP का, जो परसिस्टेंस है वो काफी हाई है, तो वो चलता रहेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मार्केट का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ब्रेड्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो लग रहा है तो ब्रेड्थ इंप्रूव हो रहा है मार्केट का, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, ये सस्टेन होना बहुत जरूरी है आगे के कुछ दिनों में, जिसके वजह से ये रैली सस्टेनेबल होनी हो सकती है। तो यही हमारा ओवरऑल व्यू है कि अभी थोड़े बहुत मैक्रो डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे 5 से 7 तारीख को RBI की मीट भी है, तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रहेगा। बट जो मार्केट की एक्टिविटी ब्रॉडन हो रही है वो बहुत इंकरेजिंग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवीन, ये बताइए कि आपकी नज़र अभी स्मॉल कैप मिड कैप पे है या नहीं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है अगले 12 महीने में, वहाँ पे पैसा बनेगा? सिर्फ जहां तक स्मॉल कैप मिड कैप का अगर आप सवाल पूछेंगे मुझे, तो अभी फंडामेंटली मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो स्मॉल कैप और जो मिड कैप स्पेस है वो मतलब अगर 10 साल पहले जाएंगे जो स्मॉल कैप होते थे वो मतलब बहुत छोटी कंपनियां होती थी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज की डेट में जो सबसे बड़ा स्मॉल कैप है वो करीब करीब 15-16 हजार करोड़ का है। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज में भी जो स्केल ऑफ बिजनेस है ना वो काफी चेंज हो चुका है। और मिड कैप तो ऑफ कोर्स काफी बड़े ही हैं, उसमें मतलब दो राय है नहीं कि मतलब मिड कैप कंपनीज देखेंगे जिनका मार्केट कैप 30-40 हजार करोड़ का होता है तो वो काफी बड़े कंपनीज है, तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटे कंपनी है नहीं। और उनकी जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर 1500, 2000, 2500, 3000 करोड़ का कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक है तो उसका बिजनेस मॉडल तो काफी डिसेंट है। तो वहां पे तो हमारी नजर काफी ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी हाई है और चांस काफी ज्यादा होता है टू गेट स्टॉक्स एट लोअर वैल्यूएशन। जबकि जो लार्ज कैप स्पेस है वो बहुत एफिशिएंट स्पेस है
और वहां पे विनर्स ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में है। तो अगर मैं समराइज करूं, ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का ओके, तो नवीन कुलकर्णी से हम बात कर रहे थे। वो अभी फिलहाल जिन स्पेसेस की बात कर रहे हैं उसमें कंजम्पशन स्पेसेस तो उन्हें काफ़ी अच्छे पसंद आए, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े स्पेसेस हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ है क्योंकि बैंक्स ने पिछले एक साल में अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस पूरी रैली में, जो आपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा बनाई। बैंक्स थे, उसके अलावा एफएमसीजी थे। नवीन, आप हमारे साथ फिर से हैं। नवीन, गुड टू हैव यू ऑन द शो। आप अपनी बात पूरी करें। ने सो मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल स्पेस में इंटरेस्ट तो हमारा काफी ज्यादा है एंड अलोकेशन भी हमारा 50% के ऊपर है हमारे स्कीम्स में। तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो। राइट। नवीन, अब नेक्स्ट बड़े सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा ऑल टाइम हाई लास्ट ईयर जब लगा, उससे लेकर इस साल तक के इस रैली में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया वो पीएसयू बैंक स्पेस का आया। उसके बाद आपको दूसरे स्पेसेस दिखे। क्या बैंक्स इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे या फिर लीडरशिप ऑटो जैसे स्पेस, ऑटो भी बहुत चला है इस साल, या फिर लीडरशिप दूसरे स्पेसेस से भी आने के? आपको कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स दिखते हैं यहाँ से? बैंकिंग स्पेस तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही। अभी बैंक्स में जो चैलेंजेस आएंगे वो निम कंप्रेशन का आएगा, लेकिन वो नंबर्स में दिखने के लिए मुझे तो लगता है कि 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर लगेंगे जहां पे मतलब प्रेशर दिखना चालू होगा। तो मान के चलिए कि मतलब टिल जून तक तो मतलब बैंक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा लग रहा है मुझे। उस हिसाब से नंबर्स काफी स्ट्रांग दिखेंगे, Q3 के भी नंबर स्ट्रांग होंगे, Q4 के भी नंबर स्ट्रांग होंगे। तो बैंक्स मुझे लगता है कि यहाँ से भी रिटर्न अच्छा बना के दे सकते हैं। चैलेंज सिर्फ यही हो सकता है कि कहाँ पे वैल्यू है, कहाँ ढूंढना है, वो सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत फोकस होगा। दूसरा जो सेक्टर है वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पे भी काफी ज्यादा फोकस है। इंडस्ट्रियल्स, इंजीनियरिंग, ये सब स्पेसेस में काफी ज्यादा है। थर्ड जो सेक्टर है वो ऑटो, जैसे मैं बता रहा था, आपने लास्ट ईयर भी अच्छा किया बट इस साल भी मुझे लगता है कि इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस कम है, तो उसका बेनिफिट आने चालू होगा, तो ऑटो भी अच्छा करेगा। और लास्ट में बोलूंगा कि कंजम्पशन एज अ सेक्टर, अगर हम एफएमसीजी की बात करें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें, मुझे लगता है कि वहां पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा चांस है। रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पे शायद ना हो, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा चांस है, जिसके वजह से वो सेक्टर भी मुझे लगता है कि वहां पे पैसे अच्छे बनेंगे। राइट नवीन, ये आप सही कह रहे हैं। और हाई से हाई तक का सफर कई सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म कर दिखाया है, लेकिन वैल्यू इमर्ज कई सारे स्पेसेस में हो रही है जहां साइडवेज एक्शन भी देखा था हमने। एक म्यूटेड एक्शन देखने के बाद फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में क्या आपको लगता है वैल्यू इमर्ज होती हुई दिख रही है? क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा प्लेयर्स के अच्छे खासे आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हम देख रहे हैं, लेकिन आज एक आर्टिकल में पढ़ रही थी जिसमें फार्मा एक्सपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट 4.2% के अप मूव आते हुए दिखे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल का आकलन अगर किया जाए तो। का सवाल है, फार्मा बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है, क्योंकि एक चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि यूएस मार्केट में ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो वहां पे जिन्होंने भी अपना बिजनेस मॉडल इंप्रूव किया है, स्पेसिफिक कैटेगरीज में एंट्री ली है, वो बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम सन फार्मा की बात करें, तो सन फार्मा ने अपना बिजनेस मॉडल में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, उनका लर्निंग साइकिल लास्ट 6 साल का रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से जो उनका स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी ग्रोथ आना चालू हुआ है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में, तो उसके वजह से जो उसकी जो मतलब ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो इम्प्रूव हो रही है, और जिसकी वजह से उसका जो मल्टीपल है वो भी एक्सपांड होने का चांस है। लेकिन हम अगर जनरली बात करें फार्मा सेक्टर की, तो चैलेंजेस काफी है अभी भी, ग्रोथ चैलेंजेस अभी भी है, इनपुट कॉस्ट का चैलेंज आगे जाके आ सकता है, इनपुट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से फार्मा सेक्टर में मैं बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक चलूंगा। अगर बिजनेस मॉडल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, नंबर्स में दिख रहा है, तो ही मैं निवेश करने का सोचूंगा। अदरवाइज सेक्टर एज अ होल मैं लेने का रेकमेंड नहीं करूंगा। पोर्टफोलियो वाइज वेट अंडरवेट होगा। लाइंस में क्या चल रहा है? 100 रुपए चल गया 3 दिन में, आज भी 80-90 रुपए ऊपर है। आप कैसे देखते हैं उसके सारे सेगमेंट्स इस समय? क्या कुछ अलाइन हो रहा है क्या? आप रिलायंस की बात कर रहे हैं?
जी हाँ, रिलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके सेगमेंट्स में क्या हो रहा है ऐसा जो बाजार एकदम रीरेट कर रहा है उसको? See, अभी सेगमेंट्स में तो मतलब नया तो इतना वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है रिलायंस करेक्ट। का, और हर सेगमेंट काफी मैच्योर सेगमेंट है। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी सेगमेंट है जो बहुत ही मतलब नेसेंट स्टेज पे है। जियो भी मैच्योर बिजनेस है, रिटेल बिजनेस भी काफी बड़ा हो चुका है, नई नई चीजें हो रही है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट सेगमेंट्स आर फेयरली लार्ज। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक तो मतलब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, सो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है क्वार्टर की। इसके अलावा जो जियो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। अगर हम देखेंगे तो मतलब भारती ने थोड़ा बहुत एक तो सर्कल में प्राइस हाइक्स का मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्राइस हाइक्स आ सकते हैं, राइट। वो काफी बड़ा वैल्यू ड्राइवर है और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर है। एंड इसके अलावा रिटेल का बिजनेस जो है वो एक क्वार्टर स्ट्रांग ही होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं देखूंगा कि रिलायंस के नंबर फॉर क्वार्टर 3 encouraging हो सकते हैं। हालांकि अभी टाइम है क्वार्टर क्लोजिंग को, बट लेकिन अभी थोड़े थोड़े साइंस दिखने चालू है जिसके वजह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इसके अलावा इसके इनके लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स है, कुछ लिस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंटिटी है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उस हिसाब से रिलायंस काफी इंटरेस्टिंग है ये लेवल पे, तो यहाँ से मतलब फर्दर अप मूव स्टिल पॉसिबल है। एक चीज और नवीन, क्योंकि आप रिलायंस पे हम बात कर रहे हैं, आप क्रूड बास्केट को किस रेंज के बीच अब देखते हैं? अब हम जब $80 के आसपास हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे वो स्पेसेस जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं वो इफेक्टेड रहे हैं, चाहे वो पेन स्टॉक्स हो, लुब्रिकेंट स्टॉक्स हो, एटीएफ रिलेटेड प्राइसेस हो, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है। क्या आप लगता है क्रूड बास्केट जो है अब $85-90 के नीचे ही रहेगी और इन स्पेसेस में एक मूव पॉसिबल है अब क्रूड डेरिवेटिव्स में जहां अंडर परफॉर्मेंस रही है? जहां तक क्रूड बास्केट का सवाल है, क्रूड बास्केट के बारे में मतलब गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज होता है क्रूड बास्केट में। 2-3 दिन में 7-8%, 10%, 15% का मूव हो जाता है। तो उस हिसाब से क्रूड बास्केट का ये मूव बताना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल ये चीज जरूर हो रहा है कि ग्लोबली आप अगर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट सब जगह पे बढ़े हैं, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी तो कम हो ही रही है। ग्रोथ स्लो डाउन भी काफी चांसेस काफी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली फैक्टर इन हो रही है। तो जैसे क्रूड का आउटलुक मैं देखता हूं, मैं इस हिसाब से देखता हूं कि ये जो प्राइस ऑफ क्रूड जो कम हो रहा है, ये एक आते हुए डिमांड का एक इंडिकेशन है, वो भी ग्लोबल डिमांड का। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर ग्लोबल डिमांड कम हो सकता है, जिसके वजह से क्रूड इज अ लीडिंग इंडिकेटर, जिसके वजह से प्राइस गिर रहा है। तो ये अभी इसके बारे में वर्डिक्ट तो क्लियर है नहीं, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा है कि जो ओवरऑल मैक्रो सेटअप है वो ओवरऑल ग्लोबली स्लो डाउन होगा, एंड क्रूड शायद रेंज बाउंड रहे एट दिस लेवल। तो अगर मैं 2023 का अगर एवरेज प्राइस अगर मैं अपने मॉडल में डालना चाहूंगा, तो मैं राउंड अबाउट यही लेवल का प्राइस बिल्ड इन करूंगा इन माई, अगर मैं कोई भी कंपनी का एस्टिमेट बना रहा हूँ। नवीन, टेलीकॉम सेक्टर पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि Q3 के एंटिसिपेशंस ये आ रहे हैं, अनुमान ये है कि अच्छा रहेगा, पिछले तिमाही अच्छे नतीजे हमने देखे। टेलीकॉम प्लेस के लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं, डेटा यूजेज का लगातार बढ़ना, टैरिफ हाइक्स, 4G एडिशंस और अब तो 5G एरा की भी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या आने वाले कुछ क्वार्टर्स टेलीकॉम के लिए बेहद इंटरेस्टिंग साबित होंगे? जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, टेलीकॉम सेक्टर जो है वो एक्चुअली यूटिलिटी जैसा सेक्टर है। यहाँ पे कंसिस्टेंट मतलब नंबर्स की कंसिस्टेंसी काफी हाई होती है। आगे जाके हम देखेंगे कि मतलब जो प्राइस हाइक्स की जो बात चल रही है वो कभी ना कभी आएंगे, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगा, और डेटा जो कंजम्पशन है वो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन ये सेक्टर में अंडरलाइन मतलब सब्सक्राइबर ग्रोथ और ये चीजों का स्कोप काफी कम है। जो स्कोप है वो एसेंशियली कंजम्पशन ऑफ मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज है, जैसे कि 4G 5G का पेनिट्रेशन बढ़ना है, ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बढ़ना है, एंड इसके अलावा जो मतलब ग्रोथ आएगी वो ओवरऑल प्राइस हाइक से आएगी। तो यही मतलब ट्रिगर्स है सेक्टर के लिए। तो उस हिसाब से ये जो सेक्टर है ये मतलब स्लोली चलते रहेगा। आप मान के चलिए कि सालाना टेलीकॉम सेक्टर से
12 से 15% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब इसमें अगर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कम हो सकती है तो उसके वजह से एडिशनल फिलअप मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सेक्टर है 12 से 15% रिटर्न वाला सेक्टर है, एंड दैट ये लेवल से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 साल में कि 12 से 15% का रिटर्न कंपाउंडिंग इस सेक्टर में मिलेगा। ऑलराइट नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक्सेस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी हमसे बात कर रहे थे, अपना व्यू शेयर कर रहे थे कि आने वाले समय में भी उनको जो स्पेसेस है उसमें फाइनेंशियल्स तो काफ़ी पसंद आते ही हैं। चलिए